हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल 60 क्लासेस। तो आज से हम यूपी पुलिस का प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं अब जैसे यूपी पुलिस बोल रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ पुलिस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और भी जितने एग्ज़ाम है एसएससी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, सारे एग्ज़ाम कवर होने वाले हैं आपके। तो इस सीरीज़ में हम सारे एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी हो, पुलिस हो, यूपीएसआई, उनके सारे जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके लेटेस्ट क्वेश्चन को हम उठाने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा, आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। फॉर्मेट इसका इस तरह से रहेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इस पूरे लेक्चर को आपको ध्यान से देखना है और हो सके तो इसके नोट्स बनाइए। ये चाहे आप बिगनर हो, चाहे आपको जीके में सब कुछ आता है या फिर आपको कुछ भी नहीं आता है, सभी के लिए है। ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर जो है वो हमने बनाया है जो इसको, तो सारे लेटेस्ट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया है और ये सारे उन्हीं के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो ये क्लास हमारा है वो मंडे टू सैटरडे मैं इसको कंटिन्यू रखूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, आप सब इसके आंसर्स को जरूर दें। तो स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है। आप सब इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, इसके हम और ऑप्शंस देखते हैं क्या है। मोहिनीअट्टम है, मोहिनीअट्टम जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, जबकि जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का है और जो कथक है वो यूपी का है। ठीक है, चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सही विकल्प अर्थात भरतनाट्यम है। तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम है। ठीक है, तो जो तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य शैली है वो भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम तमिलनाडु के तंजौर जिले में उत्पन्न सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको मिल पूछ सकता है यहाँ पे कि जो भरतनाट्यम है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो ये तमिलनाडु के तंजौर जिले से उत्पन्न होने वाला और भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यह उत्कृष्ट कदमों का उपयोग और प्रभावशाली इशारों के साथ किया जाता है। ठीक है, और इसमें नृत्य नृत्य और नाट्य शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मोहिनीअट्टम। आपको पता ही मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम का मलयालम शब्द है जिसका अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपसे कि जादूगरनी का नृत्य क्या किससे संबंधित है, तो मोहिनीअट्टम। यहाँ हम देखते हैं कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि जो कथक है यूपी का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, पिएट्रा ड्यूरा वास्तुकला की जड़ना तकनीक निम्नलिखित में से किससे स्मारक में पाई जाती है? जो पिएट्रा ड्यूरा की वास्तुकला की जड़ना तकनीक है वो किस में पाई जाती है? आप सब आंसर बताइए, इसका क्या होगा? ताजमहल, इंडिया गेट, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ताजमहल। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि ताजमहल से रिलेटेड कुछ चीज़ें। आप सबको पता है कि जो ताजमहल है वो आगरा से संबंधित है। आगरा मुगल बादशाह शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाया था। उसके बाद जो इंडिया गेट है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, जो चार मीनार है वो हैदराबाद में है और जबकि गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन देखते हैं पहले हम। देखिए, जो पिएट्रा ड्यूरा की वास्तुकला की जड़ना तकनीक जो है वो ताजमहल में पाई जाती है। पिएट्रा ड्यूरा जिसे पच्चीकारी भी कहा जाता है, मतलब पिएट्रा ड्यूरा का एक नाम पच्चीकारी भी है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। यह अत्यधिक पालिश किए गए रंगीन पत्थरों का उपयोग करके छवियों को बनाने के लिए काटने और जड़ने की जड़ना तकनीक के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो जो इस तकनीक का उपयोग जो है वो सबसे पहली बार कब हुआ था? तो 16वीं शताब्दी में रोम में किया गया था। यहाँ ध्यान रखिएगा आप इसको। जैसे यहाँ देख सकते हैं ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था, जैसा कि हमने अभी बात किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 हमारा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप इसके आंसर दीजिए। ठीक है, देखते हैं हम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में सही है? देखिए, हम लोकतंत्र का एक सिंपल सी परिभाषा देखते हैं जो अब्राहम लिंकन ने दी थी। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता के लिए, जनता का, जनता द्वारा शासन। ठीक है, तो यहाँ आप आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर करके दीजिए। क्या है इसका? जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देता है। दूसरा है जनता को वित्तीय आपातकाल के मामलों में देश को संभालने की अनुमति देता है। जनता को तीर्थ यात्रा के लिए करों का भुगतान करने का आदेश देता है। सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देता है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सही विकल्प है अर्थात लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देता है। लोकतंत्र के कुछ आवश्यक तत्व हैं: नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा, मानवाधिकारों का सम्मान, सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा
आवधिक, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बताइए आप सब क्या होगा इसका। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, जो प्राइमरी सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का, उसमें क्या आएगा? बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, न्यायतंत्र। देखिए यहाँ जो है ऑप्शन, सही ऑप्शन हो जाएगा कृषि। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन हम देखते हैं। कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, डेयरी भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण। ठीक है, देखिए आप सबको पता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कृषि, खनन ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, मत्स्य पालन ये सब। उन्हें यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि अन्य सभी उत्पादों का आधार बनते हैं। और जैसे जो सेकेंडरी है ये विनिर्माण, उसमें गैस, बिजली निर्माण और जल आपूर्ति कुछ द्वितीयक क्षेत्र हैं। ठीक है, जबकि जो तीसरा है वो सेवा क्षेत्र है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो कृषि हमारा है उसमें प्रचंड बेरोजगारी भी है, पर ज़्यादा जो जनसंख्या है भारत की वो इसी क्षेत्र में लगी हुई है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं हम। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आप सबको पता है कि जो साधारण नमक है वो खाने के लिए यूज होता है, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो सोडियम क्लोराइड है। यहाँ देख सकते हैं आप इसका रासायनिक जो सूत्र है NaCl वो है। मानव शरीर में क्या नमक का यूज़ है? तरल पदार्थों के विद्युत अपघट्य संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आप सबको पता है नमक कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये सब आपने साथ बचपन में पढ़ा होगा क्लास 6 की बुक में। तो इसका सही आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा? फ्लोएम, जाइलम, क्लोरोफिल, ऊतक। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोफिल। आप सबको पता है कि जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, अर्थात हरित लवक में। ठीक है, तो ये क्या है? ये कोशिकांग है। इसका कार्य क्या है क्लोरोप्लास्ट का? कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से सूर्य की जो ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो जो हमारा हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट, उसी में ये क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल जो है तो उसका काम क्या है कि पौधों को हरा रंग देता है। ठीक है, जो हमारे पादप हैं उनको आपने देखा ही होगा कि पत्तियों का, ज़्यादातर पत्तियों का रंग जो रहता है वो हरा रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? चलिए अगला हम देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। तो क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट में मौजूद एक वर्णक है जो पादपों को हरा रंग देता है। प्लांट्स को प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पत्ती में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस ऊर्जा का उपयोग जो है वो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन 7 देखते हैं। बास्टिल जेल पर तीसरी रियासत के हमले ने किसको हवा दी? यहाँ थोड़ा सा मिसटाइप हो गया, तो बताइए आप। रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, सोवियत संघ का विघटन, जार का पतन। ठीक है, चलिए आप आंसर दीजिए इसका क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखिए जो बास्टिल राज्य जो था वो क्या, उस पर ही जो हमला हुआ था, तो जो भारी विरोध था, पब्लिक में एक आक्रोश था। किस चीज़ों को लेकर था? कि पावरोटी की कीमत जो थी उसका दाम बहुत बढ़ाया गया था, वो सब चीज़ें। तो जो पूरी आक्रोश था उन सबको जाके बास्टिल राज्य के जेल पर ही निकाला गया, कि बास्टिल का जो किला था उसको तोड़ दिया था पब्लिक ने। तो ये जो हुआ था वो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। तो फ्रांसीसी क्रांति जो स्टार्ट हुआ और फिर 1799 में ये समाप्त हुआ था। ये जो आक्रोश था किसको लेकर था? जो जनता थी लुई 16 को लेकर था। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऐसे पूछ सकता है लुई 14, लुई 13, तो यहाँ पे लुई 16 को लेकर उसकी जो खराब आर्थिक नीति का उन्मूलन था। ठीक है, तो हम यहाँ समझते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उससे कुछ चीज़ें भी ली गई हैं। जो हमारे प्रियम्बल में फ्रांसीसी क्रांति से कुछ चीज़ें अपनाया गया है। आपने पढ़ा भी था कि फ्रांस से ये लिया गया है, तो जर्मनी से ये, अमेरिका से प्रस्तावना वो, तो ये चीज़ें जो हमारी प्रस्तावना में लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। ठीक है, तो ये फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 8। भारत 2020 पुस्तक द्वारा लिखी गई है। ये जो भारत 2000 पुस्तक है 20, वो किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, प्रसून जोशी, रामनाथ कोविंद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए वह इन्होंने लिखा था इंडिया 2020। ठीक है, किसके बारे में लिखा है उसका बताया गया है कि वर्ष 2020 तक भारत दुनिया की प्रथम 5 आर्थिक शक्तियों में कैसे शामिल हो सकता है। इस संबंध में एक विजन प्रस्तुत किया था। ठीक है,
यहाँ हम कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक देख सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ पुस्तकें हैं। भारत 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टर्निंग पॉइंट्स, टारगेट 3 बिलियन, ठीक है। जबकि प्रणब मुखर्जी की कुछ पुस्तकें हैं महत्वपूर्ण, थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन, द कोलिशन ईयर्स, द टर्बुलेंट ईयर्स, बियॉन्ड सर्वाइवल। जबकि प्रसून जोशी की महत्वपूर्ण पुस्तक है सनशाइन लेन, थिंकिंग अलाउड, धूप के सिक्के। और रामनाथ कोविंद जी की है द रिपब्लिक एथिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हम क्वेश्चन 9 देखते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसका आंसर बताइए हमको। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए जो है उसका पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी राइबो यूनिटेरल एसिड, डेल्टा न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप सब। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपको पता ही है डीएनए क्या है? डीएनए जो है वो प्रजनन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। अब डीएनए का कार्य क्या है? डीएनए जो है वो जीवित कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। ये मृत कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? आप सबको पता ही है कि जैसे अक्सर हमने सुनने को मिलता रहता है कि ये इसके डीएनए में है। ये जो है जरूरी आनुवांशिक जानकारी स्टोर करता है डीएनए जो है। तो डीएनए की वजह से ही हमारी आंखों का रंग, बालों का रंग, ये सब जो है वो सब डीएनए की वजह से ही होता है। तो डीएनए जो है आनुवांशिक सामग्री जो रखता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। माता पिता से जो बच्चों में जाती है एक संतति से दूसरे संतति में, तो ये सब काम जो रहता है वो डीएनए करता है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए आनुवांशिक सामग्री का वाहक है, स्टोर करता है। जीन एटीजीसिस अनुक्रमों की श्रृंखला के रूप में मौजूद होते हैं और पेचदार संरचना के रूप में परिपूर्ण होते हैं, जिन्हें सुसंगत रूप से डीएनए कहा जाता है। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से? आप सब बताइए क्या है इसका? पंजाब, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि यहाँ ध्यान में रखने वाली बातें हैं। 1961 में ऑपरेशन विजय के बाद 1987 में गोवा को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। तो जो ऑपरेशन विजय हुआ था वो हुआ था 1961 में, और 1987 में गोवा को जो है भारतीय संघ में मिलाया गया था, ठीक है। देखिए गोवा जो है सभी भारतीय राज्यों में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, जो गोवा का जीडीपी है वो सभी राज्यों से सबसे अधिक है गोवा का, ठीक है। अब यहाँ हम जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं। जो जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ हमने देखा गोवा है। अब राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हमारा जो यूपी है वो बहुत बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओलंपिक में रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, बताइए। पीवी सिंधु, तन्वी लाड, अरुंधति पंतवाने, साइना नेहवाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पीवी सिंधु, ठीक है। जो पीवी सिंधु है ओलंपिक में रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। साइना नेहवाल ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थी। वह 2 बार एशियाई सैटेलाइट बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने वाली महिला शटलर थी। ओके, चलिए हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं। आप सब बताइए कमेंट बॉक्स में, बच्चों आंसर करते रहिए तभी तो मुझे पता चलेगा। चलिए 12वां क्वेश्चन बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। शायद ये क्वेश्चन आपने बचपन से ही लूसेंट या जीके की बुक में पढ़ा ही होगा। बताइए इसका क्या हो जाएगा। शिवानी कटरिया, शिखा टंडन, सानिया मिर्जा, आरती साहा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, आरती साहा। चलिए सॉल्यूशन हम देखते हैं। आरती साहा इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। उन्होंने 1959 में इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था। जबकि हम पुरुष वर्ग में देखेंगे तो मिहिर सेन जो थे वो भारतीय प्रथम पुरुष थे जो इंग्लिश चैनल को पार किए थे, ठीक है। इंग्लिश चैनल क्या है? इंग्लिश चैनल जो है वो इंग्लैंड के दक्षिणी तट को फ्रांस के उत्तरी तट से अलग करता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन। आप सब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जीएसटी का अर्थ क्या है? जीएसटी का अर्थ क्या है? वस्तु एवं सेवा कर, विकास एवं सेवा कर, विकास एवं विक्रय कर, वस्तु एवं विक्रय कर। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका। देखिए जीएसटी का इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा पहला हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। आप सबको पता है कि 2017 से जीएसटी लगाया गया था।
पूरे भारत में। जीएसटी का अर्थ है वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी एक ऐसा कर है जिसका भुगतान वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर किया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो वस्तु और सेवाओं को प्रदान या आपूर्ति करता है जीएसटी लेने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। बताइए क्या हो जाएगा। भारत में एक प्रमुख लौह अयस्क पट्टी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पहला है तमिलनाडु छत्तीसगढ़ पट्टी, गुजरात राजस्थान पट्टी, उत्तर प्रदेश बिहार पट्टी, उड़ीसा झारखंड पट्टी। आपको पता है कि भारत में 3 प्रमुख लौह अयस्क पट्टियां हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहला है उड़ीसा झारखंड पट्टी। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है वो सही है। ठीक है, तो उड़ीसा झारखंड पट्टी। दूसरा है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पट्टी। तीसरा है बेलारी चित्रकूट चिकमंगलूर पट्टी, तुमकुर पट्टी। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम, यहाँ पे दिया हुआ है। भारत में 3 प्रमुख लौह अयस्क पट्टियाँ हैं, उड़ीसा झारखंड पट्टी उनमें से एक है। अन्य 2 दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पट्टी और बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर पट्टी। ओके, तो उड़ीसा झारखंड पट्टी के बादाम पहाड़ खानों में जो है वो उच्च श्रेणी का हेमेटाइट पाया जाता है। हेमेटाइट अयस्क जो है वो यहाँ पाया जाता है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पट्टी की प्रसिद्ध बैलाडीला श्रेणी में उच्चतम श्रेणी के हेमेटाइट पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि कुद्रेमुख भंडार जो है वो दुनिया में लौह अयस्क के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 15वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसके आंसर को बताइए क्या होगा। जीन जैक्स रूसो एक प्रसिद्ध थे। जैसे पता है इनके नाम से ही लग रहा है कि जीन जैक्स रूसो जो थे वो एक दार्शनिक थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पक्षी जो है वो शांति का प्रतीक है। डव, मोर, उल्लू, कौवा। डव और जैतून की शाखा शांति के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 17वां क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो बताइए आप सब की कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। अंतः प्रकोष्ठिका, बहि प्रकोष्ठा, अंतर्जर्गिका, उर्विका अस्थि। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उर्विका अस्थि। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखिए जो उर्विका अस्थि है उसको फीमर मतलब जो जांघ की हड्डी है उसको फीमर भी कहा जाता है, उसके नाम से भी जानते हैं। यह मानव कंकाल की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है। ठीक है, तो और जो सबसे छोटी हड्डी वो कौन है। स्टेपीज, कान की जो होती है। यह मानव कंकाल की सबसे छोटी और सबसे हल्की हड्डी है। हम देखते हैं स्नायु क्या है। स्नायु जो है मजबूत तंतुमय संयोजी ऊतक होते हैं जो हड्डी को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ठीक है, इनको लिगामेंट्स भी कहते हैं स्नायु को। तो ठीक है, उसके बाद जो मांसपेशियों को जोड़ती हैं हड्डियों से वो होती हैं कंडराएं। ओके, चलिए हम देखते हैं 18वां क्वेश्चन। बताइए क्या है, शायद आप सबको ये पता होगा। द लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है किसे। रूमी, बुद्धा, गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो जो हमारे लॉर्ड बुद्धा हैं उनको लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो सिद्धार्थ के रूप में, आप सबको पता है कपिल वस्तु में हुआ था। उन्हें द लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। बुद्ध ने उरुवेला बोधगया में निर्वाण प्राप्त किया था। पीपल वृक्ष के नीचे उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। जो सबसे पहले उन्होंने अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। हम समझते हैं अष्टांगिक मार्ग क्या है। ये जो है बौद्ध धर्म की एक शिक्षा है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका। ये सब चीज़ें जो है वो अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो जो 19वां क्वेश्चन है आप सब इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 1991, 1880, 2000, 1900। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1991। आप सब इसको इग्नोर नहीं करिएगा क्योंकि ये सब PYQ ही हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आपको एग्जाम हॉल में यहाँ से क्वेश्चन दिखने को ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा 1991 हो जाएगा। चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो सोवियत संघ को आधिकारिक तौर पर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR के रूप में भी जाना जाता था, यह 1922 में स्थापित हुआ और 1991 में टूट गया, इसका विघटन हो गया। यह 15 सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का एक समूह था। ओके, फिर 1917 की रूसी क्रांति में सोवियत संघ की उत्पत्ति हुई। चलिए हम 20वां क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। क्या है जो त्रिस्तरीय जो प्रणाली उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, आप सबको पता है कि जो त्रिस्तरीय प्रणाली है बलवंत राय मेहता समिति ने दी थी, तो उसमें क्या शामिल नहीं था। पंचायत समिति, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो 2 है ग्राम समिति वो जो था वो शामिल नहीं था। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन हम देखते हैं।
यहाँ हम देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति जो थी वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज के लिए एक भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति थी। कब गठन हुआ इस समिति का? तो इसका जो गठन हुआ वो 16 जनवरी 1957 को किया गया। बलवंत राय मेहता जो थे इस समिति के अध्यक्ष थे। तो इन्होंने यही बताया था कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, जबकि उन्होंने ग्राम समिति की बात नहीं की थी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 21वां क्वेश्चन। नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? लिग्नी, जेना, वाटरलू, आर्कोल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वाटरलू हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांसीसी सम्राट थे, वो वाटरलू के युद्ध में उन्होंने पराजित हुए। उन्होंने 2 बार फ्रांस पर शासन किया। उनका जो पहला शासनकाल था वो 1804 से 1814 था, दूसरा जो था 1815 था। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्धों के दौरान कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया था। ठीक है, यहाँ नेपोलियन के बारे में कुछ बातें की गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम 22वां देखते हैं। उड़ीसा की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, बताइए आप सब इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आप सब बताइए। डल झील, वूलर झील, चिल्का झील, पुलिकट झील। जो इसका सही आंसर हो जाएगा चिल्का झील। ठीक है, यहाँ हम चिल्का झील से संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं, ध्यान में रखते हैं। देखिए, जो चिल्का झील है वो खारे पानी की एक लैगून है। ठीक है, भारत का पूर्वी तट जो है, भारत का पूर्वी तट उड़ीसा, तो यहीं पे ये स्थित है। ठीक है, चिल्का झील जो है वो एशिया का सबसे बड़ा, यहाँ पे ध्यान आप रखिएगा, जो चिल्का झील है वो एशिया का सबसे बड़ा जो खारे पानी का लैगून है। ठीक है, तो इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। हम यहाँ समझते हैं यूनेस्को क्या है, कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। तो जो यूनेस्को है वो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका गठन किया गया था 16 नवंबर 1945 को। तो यही इसका काम है कि जो भी सांस्कृतिक विरासत इन सब चीज़ें को महत्व रखने वाली है तो उनको ये उनका संरक्षण करता है। आप सबको पता है कि यूनेस्को में 193 सदस्य हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, चिल्का झील उड़ीसा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील है। चिल्का झील दया नदी के मुहाने पर स्थित है। विश्व पर्यटन संगठन द्वारा चिल्का झील का नाम इनेशन डेस्टिनेशन फ्लाईवेज है। ठीक है, भारत की एकमात्र झील डेस्टिनेशन फ्लाईवेज में शामिल है। यह एक अस्थायी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। ठीक है, जैसा कि हमने अभी बात किया, चिल्का झील भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान है। ठीक है, और रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय वेटलैंड जो है वो चिल्का झील है। आप सबको पता है कि रामसर कन्वेंशन जो हुआ था, जो आर्द्र भूमियों को लेकर 2 फरवरी को आपको पता है कि आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, तो उसी में शामिल है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा। जो वूलर झील है वो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। ठीक है, जो कि कश्मीर घाटी में स्थित है, टेक्टोनिक गतिविधि के कारण गठित है। डल झील जो है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। झील को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है, जो डल झील है। जम्मू और कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी झील है। पुलिकट जो झील है वो कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर है और भारत में दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है। पहला खारे पानी का सबसे बड़ा लैगून जो था वो चिल्का झील है, जबकि दूसरा जो है वो पुलिकट झील है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं स्क्रीन पर 23वां। बताइए आप सब क्या हो जाएगा इसका। सबसे छोटा जो जीवित पक्षी, आई होप 99% लोगों को इसका आंसर पता ही होगा, तो हमिंग बर्ड है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 24वां क्वेश्चन। भारत में 500 और 1000 के मुद्रा नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया था? तो जो भारत में ये अमान्य घोषित किया गया था विमुद्रीकरण के दौरान, तो वो जो था वो 2016 में किया गया था। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं चलिए हम इसका। भारत में 500 और 1000 के मुद्रा नोट का जो 2016 में अमान्य घोषित किए गए थे, तो भारत सरकार ने किया था 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा की थी। ओके, विमुद्रीकरण का अर्थ है कि 500 और 1000 रुपये के नोट जो है वो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने जो गारंटी दी थी, आपने नोट में देखा होगा कि भारत सरकार ही गारंटी दे रहा है, तो उस चीज़ को वापस ले लिया था, तो ये अवैध हो गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 25वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम था, तो ये हुआ था 2005 में। ठीक है, आपको पता है कि इसके तहत जो है काम की गारंटी दी जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया, कि एक ऐसा कानून है जिसमें काम के अधिकार की गारंटी दी गई है, सामाजिक सुरक्षा का उपाय है।
यह एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के वेतन का रोजगार प्रदान करने वाला अधिनियम है। तो यहाँ मनरेगा से संबंधित कुछ बातें हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं स्क्रीन पे हमारे 26वां क्वेश्चन। आप इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइए आप इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन बहुकोषीय जीव नहीं है? ठीक है, कौन सा जो जीव है वो बहुकोषीय नहीं है? अमीबा, बिल्ली, मनुष्य, घोड़ा। तो जो अमीबा है वो एक कोषीय जीव है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो अमीबा हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन। अमीबा एक कोषीय जीव है जो अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है। यह किंगडम प्रोटिस्टा के तहत समूहीकृत है। ठीक है, तो इसका जो किंगडम है वो प्रोटिस्टा है। यह आमतौर पर तालाबों और झीलों जैसे जल निकायों में पाया जाता है। रिकॉर्ड के आधार पर अमीबाई जीव का उत्पादन 1755 में अगस्त जोहान रोसेल वॉन रोसेन होप द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 27वां क्वेश्चन। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? आपको पता है कि योजना आयोग का नाम बदलकर ही अब नीति आयोग कर दिया गया। तो इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 2019, 2000, 1947, 1950। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा 1950। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले योजना आयोग एक संस्था थी, वही कुछ इसके बारे में बातें की गई हैं, जिसने भारत में पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। केसी नियोग की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 28वां क्वेश्चन। मिग 21 उड़ाने वाली पहली भारतीय वायुसेना अधिकारी है, कौन हो जाएगा इसमें? खुशबू मेहता, भावना शर्मा, अंजलि गुप्ता, अवनी चतुर्वेदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर हीरा हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को ये पता ही होगा। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। हीरा एक क्रिस्टली कार्बन है। हीरा पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, सबसे कठोर पदार्थ है। हीरे की कठोरता 10 मोस है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं 30वां क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इज नाइट इन पुस्तक लिखी। ठीक है, तो वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सौरभ गांगुली। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम। सौरभ गांगुली भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनका जो उपनाम था ऑफ साइड के भगवान दादा। उन्होंने 2003 के विश्व कप फाइनल में भारत का नेतृत्व किया। ठीक है, तो यहाँ सौरभ गांगुली जी से संबंधित कुछ बातें दी गई हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। रक्त कौन सा रक्त समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक रक्तदानकर्ता माना जाता है? ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप सब। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ओ पॉजिटिव है। ठीक है, ये ओ पॉजिटिव वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सभी को अपना ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। रक्त समूह जो एंटीबॉडी की उपस्थिति और अनुपस्थिति और लाल रक्त कोशिकाओं पर वंशागत एंटीजन पदार्थों के आधार पर रक्त का एक वर्गीकरण है। कॉर्ल लैंड स्टीनर द्वारा रक्त समूहों की खोज की गई थी। जैसे वो जो ए बी ये सब ब्लड ग्रुप है उनकी खोज जो है वो कॉर्ल लैंड स्टीनर द्वारा की गई थी। ए बी पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो सही विकल्प है इसका क्या हो जाएगा? ओ नेगेटिव। ठीक है, जबकि जो सभी जो ले सकते हैं, सभी का ब्लड सभी को दे सकते हैं, वो है ओ पॉजिटिव। ठीक है, जबकि जो सभी से ले सकते हैं वो है ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप इन चीज़ों को। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 32वां क्वेश्चन। किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, गुजरात। बताइए आप सब क्या हो जाएगा इसका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। भारत में तटरेखा की जो लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर में से मुख्य भूमि जो है, जो मेन एरिया है, 5422.6 किलोमीटर है। और जो द्वीप का क्षेत्र है वो 2094 किलोमीटर तक शामिल है। ठीक है, जबकि भारत में जो सबसे लंबी तटरेखा है वो किसकी है? गुजरात की है। ठीक है, आप यहाँ ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी तटरेखा है। ठीक है, तो बड़ी तटरेखा गुजरात की और जबकि लंबी आंध्र प्रदेश में। ओके, चलिए हम 33वां क्वेश्चन देखते हैं। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक लोकतांत्रिक संविधान को कब अपनाया? बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1787 में अपनाया था अमेरिका ने।
संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। ठीक है। वी द पीपल अमेरिकी संविधान के पहले 3 शब्द हैं। अमेरिकी संविधान में 27 बार संशोधन किया गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बताइए क्या हो जाएगा इसका। भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है? M.K. गांधी, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आप सब बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता है इनको रियासतों की एकीकरण में पटेल जी की भूमिका जो है उनका कितना योगदान है, तो उनकी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है प्रतिमा वो सरदार पटेल जी की है। ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूशन इसका दिया है, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह नर्मदा घाटी केवडिया कॉलोनी गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में। इसे भारतीय मूर्तिकार राम वी स्वीतार द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है। आई होप, चलिए तो आज की वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।